हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू द नीट नेविगेटर कोर्स और मैं हूं आपका नीट मेंटर प्रतीक जैन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी नीट की प्रिपरेशन जो है वो ज़बरदस्त चल रही होगी। एंड गाइज, आज के सेशन में हम लोग क्लास 12th का एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। नीट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये चैप्टर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। लाइक पास्ट ईयर्स में अपन देखें तो एक से दो क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दो क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आए हैं। तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो गाइज स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड। देखो, पढ़ने का तरीका इस लाइव क्लास में, इस क्लास में अपना पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि आप जो भी थ्योरी मैं आपसे डिस्कस करता हूं, जो भी टॉपिक्स अपन डिस्कस करेंगे, उसके तो आप शॉर्ट नोट्स लेते जाएं। जो भी न्यूमेरिकल्स में लूंगा, जो भी PYQs में क्लास में डिस्कस करूंगा, उनमें आप लेक्चर को पॉज कर लें, उस क्वेश्चन को एक बार खुद आप अटेम्प्ट करें, अपना आंसर निकालें और फिर मेरे सोल्यूशन के साथ वेरीफाई करें। राइट? एट द एंड ऑफ द लेक्चर, जैसे ही आपका लेक्चर एंड हो जाता है, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका जो PDF है, अपने क्लास नोट्स का जो PDF है, वो मिल जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट, हर लेक्चर के साथ एक प्रैक्टिस शीट भी मैं पोस्ट करने वाला हूं। उस प्रैक्टिस शीट को आफ्टर एवरी लेक्चर, उस प्रैक्टिस शीट को आपको फिनिश अप कर लेना है। उसके जो सोल्यूशंस होंगे बाय द नेक्स्ट लेक्चर उसके सोल्यूशंस भी डिस्क्रिप्शन लिंक में पोस्ट हो जाएंगे, तो वहां आप आंसर की एंड सोल्यूशन को वेरीफाई कर सकेंगे। राइट? सो स्ट्रेट अवे अपन बढ़ते हैं आगे। सो गाइज, मैग्नेटिक फील्ड, इस नाम को अगर अपन रिलेट करें ना, तो डेफिनेटली आपने काफी पहले से ही ये मैग्नेट के बारे में सीखा है, मैग्नेट के साथ खेले हैं आप, है ना? तो एक मैग्नेट आयरन नेल्स को, आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करती है, वो डेफिनेटली आपको ऑब्जर्व्ड है। और किस कॉन्टेक्स्ट में आपने मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट नाम सुना है, उस चीज को अगर आप रिलेट करें तो आपने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सुना हुआ है डेफिनेटली, कि भाई अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है ना? तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैग्नेटिक कंपास वगैरह में यूज करके डायरेक्शन सेंसिंग में काम में लिया जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में भी आपने सुना होगा। एक और कॉन्टेक्स्ट आप देखें तो दिस मशीन, MRI मशीन, दिस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना? तो ये जो MRI मशीन टेस्टिंग पर्पसेस वगैरह में काम में आती है, उसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड वगैरह एग्जिस्ट करता है, तो वहां भी आपने नाम सुना होगा। बट एक्चुअली गाइज, हमारा जो डिस्कशन है, हमारा जो चैप्टर है, वो ना तो एक मैग्नेट जो नॉर्थ साउथ पोल वाला मैग्नेट होता है, ना उसके बारे में है, ना हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ना इस MRI मशीन का हमारा डिस्कशन है। इस चैप्टर में जो हमारा डिस्कशन होगा वो गाइज बेसिकली इस डायग्राम से रिलेट करो, इसके बारे में होगा, है ना? ये डायग्राम देखते ही आपको क्लास 10th के अपनी साइंस की NCERT का एक एक्टिविटी ध्यान आता होगा। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म चैप्टर का आपको एक एक्टिविटी ध्यान आता होगा कि जब भी एक करंट कैरिंग वायर में से, जब एक करंट कैरिंग वायर कंसिडर किया जाता है, जब भी एक वायर में से ऐसे करंट पास कराया जाता है, तो वो करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। इस तरह का ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि यहां पर एक शीट अगर अपन कंसिडर कर रहे हैं, इस शीट पर अगर आयरन नेल्स बिखेर दिए और एक करंट कैरिंग वायर इस शीट में से क्रॉस करके जा रहा है, तो जैसे इस वायर में से करंट फ्लो करेगा, ये करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो जो आयरन नेल्स हैं, वो जो आयरन फिलिंग्स हैं, अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, इस वायर के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लेंगे। इस तरह का एक एक्टिविटी आपने क्लास 10th में पढ़ा था। तो दोस्तों, हमारा इस चैप्टर में जो डिस्कशन है वो इसी तरह की डिटेल्स के बारे में है। इस मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर का कई सारी टेक्स्ट बुक्स में नेम रहता है द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट कैरिंग वायर्स क्या मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड का और दूसरी चीजों पर क्या इंपैक्ट रहता है, चार्जेस पर वो कितना फोर्स लगा सकती है, उस तरह की सारी डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो कंटेंट्स देखते हैं। अपना ओवरऑल टेबल ऑफ कंटेंट देखें तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा विद द बायट-सावर्ट लॉ। एक लॉ के बारे में अपन बात करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने इंट्रोड्यूस करेगा। देन आफ्टर दैट एक एम्पियर्स सर्किटल लॉ, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम, गॉस लॉ आपने पढ़ा था, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में एम्पियर्स सर्किटल लॉ नाम से अपन को पढ़ना है। फिर एक टॉपिक आएगा अबाउट मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स को फोर्स लगाती है, आपको डेफिनेटली ध्यान होगा F = QE, है ना? ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज पार्टिकल्स को फोर्स लगा सकती है, वो एनालिसिस अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
फर्दर अपन देखें तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये नेक्स्ट पोर्शन आएगा। लॉरेंस फोर्स की बात करेंगे, साइक्लोट्रॉन सेक्शन के बारे में बात होगी, ऑल्दो ये नीट के सिलेबस में अब नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है वो एनालिसिस करना है। देन टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, लास्ट में फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये अपना टॉपिक्स का फ्लो रहेगा। एंड सो गाइज स्ट्रेट अवे अपना बायट-सावर्ट लॉ जो अपना पहला टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ अपन बढ़ते हैं, उस टॉपिक से अपन शुरुआत करते हैं। ओके, सो गाइज स्टार्टिंग विद दिस सेक्शन, दिस बायट-सावर्ट लॉ, इस सेक्शन का बेसिक रोल क्या था वो देखते हैं अपन। बायट-सावर्ट लॉ बेसिकली एक करंट कैरिंग एलिमेंट, एक करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट अपने चारों तरफ अपने आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड और कौन सी डायरेक्शन में बनाता है ना, उस पोर्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था कि करंट कैरिंग एलिमेंट, मान लीजिए मैंने इस तरह का एक करंट कैरिंग वायर कंसिडर किया, राइट, और ये वायर जो है ये आई करंट कैरी कर रहा है, लेट्स से इसके अंदर आई करंट चल रहा है। तो ये जो आई करंट कैरिंग वायर है, इसमें अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लूं, मान लीजिए मैंने यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया DL, तो DL लेंथ, एक नेग्लिजिबल लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट मैंने लिया, और इस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से सराउंडिंग में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस बायट-सावर्ट लॉ। तो अपने को क्या करना है, देखो गाइस, वी नो दैट कि करंट जो है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, है ना। करंट तो ऑफ कोर्स आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, तो करंट तो वेक्टर है नहीं, है ना। तो यहां पर ये जो लेंथ एलिमेंट है ना DL, दिस इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये DL को अपन एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहां पे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जरूरत पड़ने पे आपने एरिया को एज अ वेक्टर डिफाइन किया था, है ना। तो उसी तरह से यहां पर एज पर द रिक्वायरमेंट अपन इस लेंथ को एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, और इस लेंथ वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, DL का जो डायरेक्शन होगा, दैट इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, DL का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा करंट के डायरेक्शन में ही रहेगा। तो ये मैंने DL एलिमेंट कंसिडर किया, DL लेंथ का मैंने एक एलिमेंट इस पूरे तार पे लिया, ठीक है। फिर यहां से मैं एक R डिस्टेंस पे गया जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी, तो यहां से R डिस्टेंस पे गया, दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और ये जो मैं एरो बना रहा हूं ना यहां पे, दिस इज एक्चुअली द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। यार किसी भी प्लेस का, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना होता है तो क्या करते हैं, अपन ओरिजिन से, अपने रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट की तरफ एक एरो बनाते हैं, वी कॉल दैट एज अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो मैंने यहां से उस पॉइंट की तरफ एक एरो बनाया, तो दिस इज माय पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर बना लिया। ये DL और R जो वेक्टर्स आपको दो नजर आ रहे हैं, उनके बीच में अपन थीटा एंगल मान लेते हैं, राइट। सो गाइस, टारगेट क्या है, मुझे इस करंट कैरिंग एलिमेंट DL, इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जो कि R डिस्टेंस पे है, वहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो डिस्कस करना है। सो गाइस, एज पर बायट-सावर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस एलिमेंट एट दैट प्लेस इज गिवन बाय dB। अच्छा, आपको बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपन जो सिंबल यूज करेंगे वो B होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप E यूज कर रहे थे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपन सिंबल B यूज कर रहे हैं। तो द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस एलिमेंट एट दैट प्लेस, मैग्नीट्यूड वाइज पहले बताऊं तो दिस इज गिवन बाय म्यू नॉट आई DL साइन थीटा, म्यू नॉट आई DL साइन थीटा अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, ऑल्दो ये सारे टर्म्स आपके लिए नए हैं, है ना, सारे टर्म्स आपके लिए नए हैं, न्यू इंट्रोडक्शन अपना इनके साथ हुआ है, तो एक एक करके मैं इन सारे टर्म्स का इंटरप्रिटेशन वगैरह पूरा आपको बताऊंगा। पर हाँ, फॉर्मूला वाइज एज पर बायट-सावर्ट लॉ, ये छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल B है, बट सिंस एक स्मॉल एलिमेंट का बनाया हुआ एक छोटा वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, तो वो DB लिखा है मैंने, अ स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द स्मॉल एलिमेंट। तो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट आई DL साइन थीटा अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो म्यू नॉट मैंने लिखा है, अभी इसको मैं वेक्टर फॉर्म में, डायरेक्शन वगैरह में सारी चीजें बताऊंगा आपको, पर जो म्यू नॉट मैंने लिखा है गाइज, यहां पे दिस म्यू नॉट इज बेसिकली द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, द परमिएबिलिटी ऑफ
फ्री स्पेस। राइट, तो जैसे अपने पास एक टर्म इलेक्ट्रोस्टैट्स में था परमिटिविटी, जिसको आप एप्सिलॉन नॉट से लिख रहे थे, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट वाज बेसिकली द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वो मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंडेंसी शो करता था, है ना। तो वी नो दैट कि कोई भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स इट्स डिपेंडेंट ऑन द सराउंडिंग मीडियम, और वो मीडियम डिपेंडेंसी जो है वो आप परमिटिविटी के थ्रू देख रहे थे। सिमिलरली गाइस, मैग्नेटिक फील्ड जो एक तार अपने आसपास बनाता है ना, वो भी उस सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंडेंट है। तो सराउंडिंग मीडियम डिपेंडेंट पैरामीटर जो है ना, वो परमिएबिलिटी है। जैसे वहां पे परमिटिविटी था, यहां पर परमिएबिलिटी है। तो म्यू नॉट जो है दैट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड मैं लिखूंगा, जैसे ये मेरा एक पॉइंट आ गया कि ये म्यू नॉट जो है दैट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिखा है, अभी मैं टर्म बाय टर्म आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट है, जिसमें इसको अपन मेजर करते हैं, जो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज टेस्ला। राइट, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देन ये जो कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है उसकी वैल्यू बता देता हूं। तो ये जो म्यू नॉट बाय 4 पाई है ना, जैसे म्यू नॉट अपना वहां पे इलेक्ट्रोस्टैट्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप के लिख रहे थे, उसकी वैल्यू आपने पढ़ी थी 9 × 10⁹ वैक्यूम के केस में, राइट। सिमिलरली म्यू नॉट बाय 4 पाई जो आपके सामने है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू इट इज 10⁻⁻7। अब इसका यूनिट बनाए अपन, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई में इसका यूनिट बन जाएगा ये बी, इसका तो हो गया टेस्ला। फिर ये आर स्क्वायर वहां जा रहा है तो मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर, ये करंट है तो एम्पियर। फिर ये डीएल लेंथ है तो अपॉन मीटर, और साइन थीटा तो यूनिटलेस है, तो ये बन जाएगा आपका टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर अपॉन मीटर, तो टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, तो ये इसका यूनिट बन जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई का। राइट, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने अभी आपके सामने लिखा है कि करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड अपनी विसिनिटी में अपने चारों तरफ बनाता है, इट इज गिवन बाय म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। उसमें डीएल जो है वो ये लेंथ एलिमेंट है, आर जो है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जहां आपको फील्ड निकालनी है उसका डिस्टेंस। थीटा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन आर एंड डीएल, और मैंने कहा था डीएल जो है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में ही आएगा। राइट, नाउ गाइज, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, इसका पहले अपन वेक्टर फॉर्म समझते हैं। ये तो भी मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, ठीक है। तो ये जो dB अभी लिखा हुआ है, इसका अपन वेक्टर फॉर्म अगर देखें तो देखो, दिस इज dB म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म था। इसको अगर मैं r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं, इसको अगर मैं r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, तो न्यूमरेटर में आप देखोगे तो ये dl r साइन थीटा बन गया, है ना। dl r साइन थीटा मतलब वो ab साइन थीटा बन रहा है, और ab साइन थीटा को अपन a क्रॉस b लिख सकते हैं, करेक्ट है ना। एक ab साइन थीटा को a क्रॉस b लिख सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड टर्म जो चल रहा है आपका db वेक्टर, इसको मैं लिख रहा हूं म्यू नॉट आई डीएल आर साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, इसको ए क्रॉस भी लिख सकते हैं। तो दिस बिकम्स डीएल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब बन गया, राइट। 4 पाई आर क्यूब बन गया ये, तो ये 4 पाई आर क्यूब, राइट। या फिर इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, देखो इसको एक और तरह से मेंशन करते हैं। दिस कैन बी रिटन एज डीबी वेक्टर इक्वल्स, नाउ गाइज, ये आर क्यूब में से ना आर स्क्वायर तो अलग कर देता हूं, और एक आर इस आर वेक्टर को दे देते हैं। तो आर वेक्टर अपॉन आर, द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वो तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो आर वेक्टर को जब एक आर से डिवाइड कर रहा हूं तो वो आर कैप बन गया, तो ये हो गया म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर कैप, डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। ये अपनी उस ये बायर-सावर्ट लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड लिखी थी ना, उसका वेक्टर फॉर्म आ गया, राइट। तो दोनों ही चीजें अपने को न्यूमेरिकल्स में काम में आती हैं, डेफिनेटली रिजल्ट्स वगैरह में काम में आएंगी। कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, इट्स म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म इट्स म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर लिख रहे हो तो 4 पाई आर क्यूब आना चाहिए, और म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर कैप लिख रहे हो तो 4 पाई आर स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है गाइज, इसका डायरेक्शन अगर अपन नोटिस करें, इस केस में अगर अपन देखें
तो इस सिचुएशन में अगर आप डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर देखें, सो गाइज इट्स अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल कि आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना होगा, बिकॉज क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आई होप यू रिमेंबर कि जब भी आपको दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो जो आपका पहला वेक्टर है उसके अलोंग आप राइट हैंड के फिंगर्स रखोगे। जैसे यहां dl हमारा ये पहला वेक्टर है, राइट, dl क्रॉस r, तो dl के अलोंग राइट हैंड के फिंगर्स रखने हैं, और सेकेंड वेक्टर जो r वेक्टर है उसकी तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है। तो dl के अलोंग राइट हैंड के फिंगर्स रखे और r की तरफ कर्ल किया, देन थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। dl के अलोंग फिंगर्स रखे, r की तरफ कर्ल किया और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो देखेंगे दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, applied on dl क्रॉस r। ठीक है, अभी के लिए तो अपना ये मैटर है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो dl क्रॉस r पे राइट हैंड थंब रूल लगाकर आ जाएगा। तो वही मैंने अभी आपको बताया कि dl के अलोंग फिंगर्स रखे, r की तरफ कर्ल किया तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, राइट। तो ये तो db वेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ। बायट-सावर्ट लॉ के हिसाब से स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट कितना फील्ड बनाता है वो अपन इंट्रोड्यूस किया। नाउ गाइज, अब ये जो मैंने म्यू नॉट के बारे में बात स्टार्ट की थी ना, मैंने आपको बता दिया कि म्यू नॉट जो है वो मीडियम डिपेंडेंट पैरामीटर है, कि जैसे जैसे सराउंडिंग मीडियम चेंज करोगे ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदल जाएगी। स्टैंडर्ड यूनिट आपको बता दिया, म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू क्या है वो बता दिया। नाउ गाइज, अगर मान लीजिए अपन वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो वैक्यूम में तो परमिएबिलिटी आपका म्यू नॉट हो जाएगा। बट अगर मान लो परमिएबिलिटी लिखना है फॉर एनी अदर मीडियम, अगर किसी और मीडियम के लिए परमिटिविटी लिखना है, सॉरी परमिएबिलिटी लिखना है, तो परमिएबिलिटी फॉर अदर मीडियम्स, अगेन इसका वही इंटरप्रिटेशन है जो पहले परमिटिविटी का होता था, कि जैसे किसी और मीडियम की बात करते हैं तो उस मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन, वो एप्सिलॉन r टाइम्स एप्सिलॉन नॉट बन जाता था, उसमें रिलेटिव परमिटिविटी एक फैक्टर आ जाता था, है ना। सिमिलरली किसी भी और मीडियम का अगर मुझे परमिएबिलिटी निकालना है, वैक्यूम का है तो परमिएबिलिटी म्यू नॉट ही काम में ले लो, बट वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम है ना, तो उस मीडियम का परमिएबिलिटी विल बी म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट। दिस इज म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट। अब ये म्यू आर जो है वो क्या है, दिस इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। दिस इज ऑफ कोर्स अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस नंबर, मतलब किसी भी, मान लो किसी भी मीडियम का म्यू आर अगर 0.5 है, म्यू आर अगर 10 है, 50 है, वॉट एवर जो भी वैल्यू है, तो अगर मान लो मैंने आपको बोला किसी मीडियम का म्यू आर जो है वो x है, इसका मतलब उस मीडियम का परमिएबिलिटी वैक्यूम की तुलना में x टाइम्स है। जो भी आपको म्यू आर की वैल्यू दे रखी है, उस मीडियम का परमिटिविटी वैक्यूम की तुलना में म्यू आर टाइम्स होगा। तो इस फैक्टर के थ्रू आप बाकी मीडियम्स का परमिएबिलिटी निकाल सकोगे। तो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है, और ध्यान रखेंगे दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। जस्ट एक नंबर है, कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, राइट। तो ये अपना बेसिक सेटअप अभी आपके सामने आया है कि मैंने एक तो dl को वेक्टर के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया था, वो आपको बताया, ठीक है। उसको r से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि ये वेक्टर फॉर्म में आ सके। इसका स्टैंडर्ड यूनिट बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड का स्टैंडर्ड यूनिट टेस्ला है। म्यू नॉट बाय 4 पाई जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू याद रखनी है। अगर वैक्यूम चल रहा है, वैक्यूम सराउंडिंग में है तो म्यू नॉट लोगे, कोई और मीडियम आ गया तो म्यू लिखना पड़ेगा। म्यू आर जो है वो सवाल में आपको दिया रहेगा, और उसका वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन अगर निकालना है तो डीएल क्रॉस आर से आ जाएगी, है ना। तो ये तो आपका बायट-सावर्ट लॉ का इंट्रोडक्शन है, जिसके थ्रू आप एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। नाउ गाइज, इस बायट-सावर्ट लॉ को यूज करके ऐसे अलग अलग अरेंजमेंट्स का मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है। हमारा मेन टारगेट जो है वो उसी बारे में है आज, कि जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हो, वो फॉर्मूला अपना KQ x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, आपने रिंग का फॉर्मूला सीखा है
है ना, आपने एक इनफाइनाइट वायर, चार्ज्ड वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड सीखी है 2k लैम्डा बाय आर। आप एक सॉलिड स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, एक हॉलो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं। उसी तरह से यहां पे हमें अलग अलग करंट कैरिंग अरेंजमेंट्स लेने हैं, करंट कैरिंग अरेंजमेंट लेने हैं। लाइक एक करंट कैरिंग वायर ले लिया, है ना, एक करंट कैरिंग सिलेंडर पिक कर लिया, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, राइट। एक सोलेनॉइड आएगा, ये नाम डेफिनेटली आपको सुना हुआ होगा। एक टोरॉइड आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ना अलग अलग करंट कैरिंग अरेंजमेंट्स होंगे, और आपको उन करंट कैरिंग अरेंजमेंट्स का मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करना है कि भाई वैल्यू कितनी है, प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी, ग्राफ कैसा बनेगा, और सवाल कैसे आएंगे। तो इस कहानी में अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट वायर। ठीक है, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, और उस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करनी है। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, और उस स्ट्रेट वायर की मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करनी है कि वो वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्शन क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी, ग्राफ कैसा बनेगा। सो गाइज, अगर मुझे एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर दे दिया जाए, ये मैं अगर एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर कंसिडर कर रहा हूं, है ना, कुछ लेंथ होगा इसका, और ये मान लो ऐसे आई करंट जा रहा है इसमें, ये आई करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये करंट कैरिंग वायर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वो तो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट्स में ऑलरेडी प्रूव्ड है, और हम बेसिकली बायट-सावर्ट लॉ यूज करके, देखो गाइज, ऑल्दो वो डेरिवेशंस हमारे करिकुलम में नहीं होते हैं, बट आप समझ सकते हो कि बायट-सावर्ट लॉ में अगर dl लेंथ के एलिमेंट का आपको फील्ड निकालना आ गया, ये फॉर्मूला लिख लिया अपन ने, तो ऐसे सारे स्मॉल स्मॉल dl एलिमेंट्स, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाए जा सकते हैं। वो सारे dl एलिमेंट्स की मैग्नेटिक फील्ड को प्रॉपर लिमिट्स के अगर मैं अंदर इंटीग्रेट करूंगा, तो मैं इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा। ऑल्दो हमें उस इंटीग्रेशन पे जाना नहीं है, उस डेरिवेशन का हमारे लिए कोई काम नहीं है, पर आप समझ सकते हैं कि उस इंटीग्रेशन के थ्रू इस तार का, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है, राइट। तो सुनेंगे ध्यान से यार, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है यहां से, लेट्स से r डिस्टेंस पे जाके, यहां पे मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर किया। ठीक है, इस तार से r डिस्टेंस पे मैं गया, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। तो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और वहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो ये तार बनाने वाला है, राइट। क्या करना है, आप इस केस में इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को आप इस वायर के एंड पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करोगे। ठीक है, ये जहां आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो ना, इसको आप इस एंड पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करोगे। तो ये वायर के एंड्स के साथ मैंने ज्वाइन किया, ये वायर के एंड्स के साथ ज्वाइन किया, और ये एंड्स के साथ ज्वाइन करने पे लेट्स से अंदर यहां पे एंगल बन रहा है, दिस इज अल्फा, और यहां पे एक एंगल बन रहा है बीटा। तो ये अल्फा बीटा एंगल्स बन रहे हैं, यहां पे अल्फा बीटा एंगल बन रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को वायर के एंड्स के साथ ज्वाइन कर दिया, और अंदर एंगल्स ये बन रहे हैं अल्फा बीटा। सो गाइज, इस वायर का वहां पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड, आप ये मन में मान के चलो कि बायट-सावर्ट लॉ इस पर लगाकर इंटीग्रेट करके फॉर्मूला बनाया होगा। इस फॉर्मूले का भी डेरिवेशन दिमाग में नहीं लाना है, आपको सिर्फ रिजल्ट देखना है और उसको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। वो इंटीग्रेशन बेस्ड रिजल्ट अपने करिकुलम में नहीं है, तो आपको केवल फॉर्मूला देखना है इसका। तो मैग्नेटिक फील्ड जो ये वहां बनाएगा ना, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय cos alpha plus cos beta, right? This is the magnetic field created by this wire at that place. बस क्या करेंगे, जो फाइनाइट लेंथ वायर मैंने लिया है, ये वायर जो है गाइस, दिस इज अ फाइनाइट लेंथ वायर। इस फाइनाइट लेंथ वायर से r डिस्टेंस पे मैं गया, उस r डिस्टेंस में मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। ठीक है, पॉइंट का वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r बनाना है, वो मैं न्यूमेरिकल्स में आपको और क्लैरिफाई करूंगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कैसे ध्यान देना है आपको। फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को आपने वायर के एंड्स के साथ ज्वाइन किया, और एंगल्स अंदर बन गए अल्फा बीटा। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वायर एट दैट प्लेस, इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, आर में डिस्टेंस आ गया, इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू है। अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया है ना। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है। देखो, अपन चाहें तो इसका डायरेक्शन जो है
वो अपन ने यहां बायट-सावर्ट लॉ में जो डायरेक्शन निकालना सीखा था ना, वैसे भी कर सकते थे, बट उससे बेटर भाई वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन लगाते रहें, कई बार इट बिकम्स डिफिकल्ट, कई बार इट बिकम्स कंफ्यूजिंग। तो इसका एक बहुत सिंपल सा, बहुत बढ़िया सा एक मेथड बना हुआ है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखने का, एक बहुत शानदार मेथड बना हुआ है। याद रखना है गाइज मैं क्या बोल रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट्स गिवन बाय द राइट हैंड पाम रूल, इज गिवन बाय द राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड पाम रूल क्या है? राइट हैंड पाम रूल में सिंपल सा फंडा ये है कि अगर मैं अपने राइट हैंड का थंब, अपने राइट हैंड का थंब अगर करंट की डायरेक्शन में रखें, अगर राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में प्लेस करें और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ फिंगर्स खोलें, जिधर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी ना उसकी तरफ मैंने फिंगर्स ओपन किए और वायर जो है करंट के अलोंग थंब प्लेस किया, तो करंट के अलोंग थंब रखा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ फिंगर्स खोले, देन पाम इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप इसमें देखें, यहां मैंने करंट के अलोंग थंब रखा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ फिंगर्स खोले, तो पाम जो है, हथेली जो है वो अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है, तो वो इनवर्ड डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। हथेली जिस तरफ पॉइंट कर रही है, पाम जिस तरफ पॉइंट कर रहा है, वही मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। तो यहां पे if thumb is placed in the direction of current, and of course right hand palm rule है, तो right hand के thumb की बात कर रहा हूं obviously, if thumb is placed in the direction of current and the fingers open towards the point of interest, towards the point of interest, then palm points in the direction of magnetic field, है ना। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेथड जो है अपन काफी जगह पे अप्लाई करने वाले हैं, बार बार अप्लाई करने वाले हैं, कि अगर राइट हैंड के थंब को करंट के अलोंग रखा और जिस तरफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहां अगर फिंगर्स खोले, तो पाम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। दोस्तों ये वाला प्लेसमेंट है, ठीक है। इसको आप मल्टीपल केसेस में अप्लाई करके देख लो। तो उसके लिए मैं पहले आपको सिंपल बताता हूं कि अगर मान लो आपने इसे पाम रूल लगाया और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे इनवर्ड्स आ रही है, आपकी कॉपी के अंदर की तरफ आ रही है, पेज के अंदर की तरफ आ रही है, बोर्ड के अंदर की तरफ आ रही है, तो उसको हम ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी किसी इलाके में क्रॉस विद अ सर्किल बना होगा तो उसका मतलब होगा इट इज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेज के, बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इनवर्ड्स है। और जब भी ऐसा डॉट विद अ सर्किल बना होगा तो उसका मतलब निकलेगा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो इस केस में अपन देखें तो पाम रूल के हिसाब से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इसमें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो उस अकॉर्डिंग आप देखो कि अगर मैं मान लो यहां पे ये वायर कंसिडर करता हूं, एक बार अपन ट्राई करते हैं सब लोग, आप भी साथ साथ में इसको चेक करते हुए चलना गाइस। जैसे ये मैंने वायर कंसिडर किया और इस वायर के कारण मुझे यहां पॉइंट P1 पे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। तो पाम रूल से अगर चेक करोगे कि मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी, तो आप पाम रूल के हिसाब से गाइस क्या करना है, राइट हैंड का थंब करंट के अलोंग रखोगे और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ फिंगर्स खोलोगे, तो आपका पाम जो है वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब यहां पे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आनी है, ठीक है। ऐसी इस जगह चेक करो, दिस इज सम पॉइंट P2। अब यहां अपन चेक करें कि यहां किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो अगेन राइट हैंड का थंब करंट के अलोंग प्लेस किया और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ फिंगर्स खोले। थंब इस तरह से प्लेस है और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नीचे है, फिंगर्स खोले, तो पाम इनवर्ड पॉइंट कर रहा है, दैट मींस इस इलाके में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगी। इस तरह से चेक करना है, ठीक है। तो जहां पर भी आपको वो करंट कैरिंग वायर गिवन होगा, उस करंट कैरिंग वायर के थ्रू आप राइट हैंड पाम रूल लगा के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लोगे और ये फॉर्मूला लगा के उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। सो गाइज, अगर मेरे पास एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है और उसका मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला और ऐसे डायरेक्शन कैलकुलेट करनी होगी, इस तरह से डायरेक्शन पता करनी होगी। इवन अगर आप चाहो तो इसको आप इस वे में भी देख सकते हो। अच्छा, बिफोर दैट ना एक पॉइंट और बताता हूं कि मान लो इसी में अगर मैं केस 1, इसी में एक केस बनाता हूं कि अगर मैं एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर कंसिडर करूं,
ठीक है, इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या है कि आपने वायर जो है वो बहुत लंबा ले रखा है और जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वायर के बहुत क्लोज है। तो हम वायर से इतने करीब डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं कि उस छोटे से डिस्टेंस के सामने वायर की लंबाई जो है वो इनफाइनाइटली लार्ज नजर आ रही है, उसको अपन इनफाइनाइट वायर बोलेंगे। सो अगर मैं एक इनफाइनाइट वायर कंसिडर कर लूं और उस इनफाइनाइट वायर का मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये मैंने इनफाइनाइट लेंथ का ये वायर कंसिडर किया, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से शो किया कि भाई इसके एंड्स पता नहीं है, इन्फिनिटी तक जा रहा है ये, और इसमें वही सेम आई करंट चल रहा है, और इस वायर से मैं आर डिस्टेंस पे गया और ये आर डिस्टेंस पे जाकर यहां पे मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि आपको वायर को, उस पॉइंट को वायर के एंड्स के साथ ज्वाइन करना है और भाई एंगल पता करने हैं, है ना। तो अब इस केस में देखो यार, अगर इस पॉइंट पी को वायर के एंड्स के साथ ज्वाइन करेंगे तो एंड्स तो है ही नहीं, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। तो इनफाइनाइट लेंथ के वायर में देखना, अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहां है बड़ा करीब और वायर की लंबाई बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही इसको ज्वाइन करने जाओगे ये एंगल जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल 0 डिग्री एंगल बन रहा होगा, है ना। जैसे ही इसको ज्वाइन करने जाओगे ये एंगल नेग्लिजिबली स्मॉल 0 डिग्री एंगल बन रहा होगा। तो जैसे ही इनफाइनाइट वायर आएगा आपके अल्फा और बीटा दोनों एंगल्स 0 डिग्री हो जाएंगे, है ना। जैसे ही इनफाइनाइट वायर आएगा आपके इस फॉर्मूले में अल्फा और बीटा दोनों 0 डिग्री हो जाएंगे। तो जैसे इस फॉर्मूले में अल्फा और बीटा दोनों को 0 करता हूं, तो देखना कॉस अल्फा ये भी 0 हो गया और कॉस बीटा ये भी 0 हो गया। तो उसके हिसाब से दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू कॉस 0 प्लस कॉस 0। अब कॉस 0 1 है तो ये 1 + 1 ये 2 का फैक्टर हो गया जो 4 के साथ एडजस्ट हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो बच रहा है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इट्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है ना। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जब वायर की मैग्नेटिक फील्ड के आएंगे ना, तो आपको इनफाइनाइट वायर वाला ही काम आएगा बार बार। सो इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड जिसके दोनों एंड्स हमारे लिए अननोन है, उससे आर दूरी पे जाके मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इट्स म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। याद रखना है, भूलना नहीं है, इट्स 2 पाई आर। क्यों आया? बिकॉज वो अल्फा बीटा जैसे ही ज्वाइन करने गए तो अल्फा बीटा दोनों 0 डिग्री हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें गाइज नोटिस करना, बी और आर में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है। आप नोटिस करेंगे तो बी और आर में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है। तो अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ सोचें, आपने इस तरह के ग्राफ्स काफी बार इलेक्ट्रोस्टैट्स में, पोटेंशियल में बनाए हुए हैं कि सिंस बी एंड आर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है तो हाइपरबोलिक ग्राफ बनना चाहिए। तो ये मैंने इसका हाइपरबोलिक ग्राफ बना लिया। बी और आर इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में, तो ये इसका हाइपरबोलिक ग्राफ बना लिया कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रही है प्रोपोर्शनली बी की वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया, इसका ग्राफ बना लिया। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे भाई साहब? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो है हमारे पास ऑलरेडी, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो पाम रूल ही काम आएगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो पाम रूल ही काम आएगा कि आप ये राइट हैंड पाम रूल लगाओ कि करंट इस डायरेक्शन में है, फिंगर्स पॉइंट पी की तरफ खोलनी है और पाम हथेली जो है वो इनवर्ड पॉइंट कर रही है, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो ये आपका केस 1 हो गया कि स्ट्रेट वायर फाइनाइट लेंथ का है तो पिछला वाला फॉर्मूला, इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, है ना। और इसका एक और स्पेशल केस बनता है, कि अगर वायर सेमी इनफाइनाइट लेंथ का है। सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब बताता हूं, ना पूरी तरह से फाइनाइट ना पूरी तरह से इनफाइनाइट, है ना, आधा अधूरा। तो सेमी इनफाइनाइट का इंटरप्रिटेशन ये है कि गाइज वायर हमने इस तरह का लिया जिसका ना एक छोर तो हमें पता है, एक एंड तो हमें पता है, और दूसरा एंड जो है वो यहां से इनफाइनाइट दूरी पे जा रहा है ऐसे। तो इसका एक छोर हमें पता है, एक एंड उसका हमें पता है, और इसमें वही आई करंट चल रहा है। और आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहां से आर दूरी पे है, यहां पे मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहां से आर डिस्टेंस पे, और उधर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसको अपन सेमी इनफाइनाइट वायर बोलते हैं, इसमें एक छोर एक एंड तो पता है और दूसरा वाला पॉइंट इंफिनिटी पे। तो वापस से सेम मेथड अप्लाई करोगे, है ना। क्या मेथड? वो जो फाइनाइट लेंथ वाला था ना, उसमें दोनों एंड्स के साथ ज्वाइन किया था, भाई साहब यहां पे वही करो।
जैसे ही आप पॉइंट पी को इधर से ज्वाइन कर रहे हो एक एंड से, तो यहां तो बन रहा है अल्फा एंगल, है ना। अब वो अल्फा कितना बन रहा है, वो 90 डिग्री बन रहा है। और दूसरे एंड से ज्वाइन करने जाओगे तो भाई ये तो इन्फिनिटी पे है, तो वहां जब एंगल ज्वाइन कर रहे हो तो वो तो 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री बन गया, बट यहां तो जीरो आएगा। तो इस केस में आपका अल्फा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा और बीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा, सही ना। इस वाले एंड को ज्वाइन करने जाएंगे तो यहां तो 0 डिग्री एंगल मिलेगा और इधर 90 मिल गया, बिकॉज सामने ही पॉइंट था। वो जो छोर है, जो एंड हमें पता है ना, उसके सामने ही अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो अल्फा 90 बीटा 0। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में इट्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस अल्फा कॉस 90 प्लस कॉस बीटा की जगह 0 डिग्री, कॉस 90 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू बचा, दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अगेन न्यूमेरिकल्स में काम में आने वाला, अगेन बहुत ही क्रूशियल रिजल्ट, ये भी आपको ध्यान रखना रहेगा कि अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है और उस वायर का जो एक एंड नोन है, उस नोन एंड के एग्जैक्ट सामने फील्ड निकालनी है, तो आपका म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर काम में आ रहा है। क्यों? बिकॉज यहां से जब ज्वाइन कर रहे हैं तो एक एंगल 90 हो गया, दूसरा 0 हो गया, और उस फॉर्मूले में पटका अपन ने 90 और 0, तो उसके हिसाब से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर बन रहा है। इसमें भी आर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, ग्राफ वही हाइपरबोलिक बन जाएगा, डायरेक्शन तो पाम रूल से आएगा ही आएगा। वो पाम रूल ही अप्लाई करना है। जब तक स्ट्रेट वायर वाला केस है ना, तो पाम रूल से ही मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये आ गया। अब आप बोलेंगे सर कोई जरूरी थोड़ी है, कोई जरूरी थोड़ी कि एंड के सामने ही पॉइंट दिया जाए हमेशा। ये भी तो हो सकता है साहब कि आपने ये सेमी इनफाइनाइट वायर लिया, ठीक है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिस पॉइंट में हमें दिलचस्पी है, जहां हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहां से आर दूरी पे है। वो जो नोन एंड है, जो छोर हमें पता है ना, वहां से सामने पॉइंट नहीं लिया, इस बार इधर से लिया। यहां मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तार में करंट वही आई है, इधर से इंफिनिटी, वहां पे नोन पता है, तो वापस से वही मेथड, दोनों एंड्स के साथ ज्वाइन करो। जैसे ही दोनों एंड्स के साथ ज्वाइन कर रहे हो, देखो जैसे ही दोनों एंड्स के ज्वाइन कर रहे हो, यहां पे ज्वाइन किया तो ये तो एंगल बन गया अल्फा, और उधर ज्वाइन करूंगा तो इंफिनिटी वाले पॉइंट पर तो ज्वाइन करके बीटा 0 ही आने वाला है, तो बीटा तो 0 डिग्री हो गया, और वो अल्फा कुछ ना कुछ होगा, 25 30 50 जो भी एंगल आएगा वो लेंगे। तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखूंगा दोस्तों, इट्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। फाइनाइट लेंथ वाला जो है ना, उसी में डेटा पटकना है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, यहां जो डिराइव किया था ये, उसमें कॉस अल्फा की जगह तो अल्फा हो जाएगा, बीटा की जगह 0 हो जाएगा। तो दिस इज कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, बीटा 0 रख रहा हूं तो कॉस 0 1, तो ये अपना रिजल्ट बन गया। तो डिपेंडिंग ऑन किस तरह का डायग्राम है, उसके हिसाब से अपने आप को रिजल्ट चूज करना है। तो ये म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर कॉस अल्फा प्लस 1, ये वैल्यू बन गई, और डायरेक्शन दोबारा पाम रूल से ही चेक करेंगे, राइट हैंड पाम रूल लगाया, उसी से फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो ये आपका स्ट्रेट वायर से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो मैटर अपन ने क्लोज किया है कि अगर फाइनाइट लेंथ का वायर है तो ये स्टोरी अप्लाई हो रही है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला याद रखना है, सेमी इनफाइनाइट में इस एंड के सामने ही पॉइंट है अगर, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और एंड के सामने नहीं है तो फिर ज्वाइन करके जो एंगल है वो बना रहे हैं। डायरेक्शन सारे केसेस में ही अभी तक तो वही है, पाम रूल से आ रही है। ग्राफ जो है आर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, तो हाइपरबोलिक ग्राफ बना रहे हैं, है ना, और उस हिसाब से बस अपने को न्यूमेरिकल्स में इसको अप्लाई करना है। तो एक सिंपल से सिचुएशन में इसको मैं अप्लाई करके बताता हूं, एक केस अपन कंसिडर करते हैं, उसमें इसको अप्लाई करने की ट्राई करते हैं। चलो तो हाँ जी, ये एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं। सो गाइस एग्जाम्पल 1 में इट सेज अ करंट I is flowing in the sides of an equilateral triangle of side length A। NCERT के सवाल है और अच्छा सवाल है, बेसिक लर्निंग के लिए, इनिशियल सीखने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। A current I is flowing in the sides of an equilateral triangle of side length A, then find the magnetic field at the centroid of the triangle। एक ट्राइंगल कंसिडर किया, ये एक ट्राइंगल कंसिडर किया, ठीक है जी, और इस ट्राइंगल में, इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, ये हटा दिया, है ना। इस ट्राइंगल में ये बोल रहा है आई करंट चला रहे हैं, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल में आई करंट चला रहे हैं, तो पूरे में ये आई करंट चल रहा है, यही आई करंट यहां से भी घूमेगा और यही आई करंट यहां से भी ऐसे भी आएगा, तो इस तरह से आई करंट चल रहा है।
साइड लेंथ ए बता ही रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस ट्रायंगल के सेंटर पे निकालना है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब इसको अपन देखें कि यार ये हमारी थियोरी में कहां फिट हो रहा है, अभी तक की पढ़ी हुई चीज में कहां फिट हो रहा है। तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट वायर तो नहीं है, सेमी इनफाइनाइट भी नहीं है, फाइनाइट लेंथ के 3 तार हैं। अब यार ऐसे ट्रायंगल का मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो मैंने सीखा नहीं है ना, ऐसे ट्रायंगल का मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो आता नहीं है, हमें तो तार का ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है, तो उसी कहानी को फिट कर सकते थे इसमें। तो मेरे पास ऐसे 3 वायर्स हैं फाइनाइट लेंथ के, और इन तीनों का मैग्नेटिक फील्ड मैं पॉइंट पी पे, जो सेंटर वाला पॉइंट है वहां निकाल लूं, और फिर उसको ऐड सब्ट्रैक्ट जो बनता है वो देख लेंगे, है ना। चलो चेक करते हैं गाइज। यहां से ऐसे करंट जा रहा है, तो ये वाला तार वहां मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाएगा ना, वो चेक करो। तो राइट हैंड पाम रूल लगाना है, करंट के डायरेक्शन में थंब प्लेस किया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ फिंगर्स खोले, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड्स आ रही है। इस वाले तार के करंट चेक करना, करंट के अलॉन्ग थंब प्लेस किया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ फिंगर्स खोले, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स आ रही है। ठीक है, जस्ट बैठकर मूवी नहीं देखनी है, जब सीख रहे हो रूल तो खुद अप्लाई करके देखो तो याद रहेगा भाई, सिर्फ ऐसे देखकर नहीं सीख जाने वाले हो आप, है ना। खुद से अप्लाई करके देखो। अच्छा, कई बार होता है कि वायर इस तरह से प्लेस्ड होते हैं कि ये पाम रूल लगाने का ना ओरिएंटेशन नहीं बनता है। अपन कई बार ऐसे आड़स दिशा ट्राई करते रहते हैं बट बनता नहीं है। जैसे इस केस में देखना, तो मेरे पास तो क्या ये ऑप्शन है कि मैं यहां पे था और ऐसे घूम के इधर आ गया और ये अप्लाई कर लिया बड़े से, है ना। ये करंट इस तरफ है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वहां है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी भी इनवर्ड्स आ रही है। तो ये वाले तार का ये प्लेसमेंट था इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले तार का ये प्लेसमेंट है ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और इस तार का ये वाला प्लेसमेंट है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तीनों की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रही है, तीनों की लंबाई भी सेम है वायर्स की, तीनों में करंट भी सेम जा रहा है, तो तीनों वायर्स सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे सेंटर पे। तो भाई किसी एक का निकाल के इंटू 3 कर लूंगा तो आंसर आ जाएगा। किसी एक तार का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं, उतनी मैग्नेटिक फील्ड बाकी दो भी बनाएंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो एक का फील्ड इंटू 3 करने से मिल जाएगा आंसर। बट अगर आप डायरेक्शन में कभी कंफ्यूज है ना, तो क्या करना है गाइज, अगर आपको वो हैंड का प्लेसमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो कॉपी को घुमा के चेक कर सकते हो, कॉपी को घुमा के अपने हैंड का प्लेसमेंट देख लो, मिल जाएगा जवाब आपको। तो अब इस केस में टारगेट मैंने सेट किया कि मैं किसी एक तार का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, बिकॉज बाकी दो भी उतना ही फील्ड बनाएंगे, और फाइनाइट लेंथ है। फाइनाइट लेंथ में मैंने क्या बोला था कि पहले वायर को एंड्स के साथ ज्वाइन करो, ये मैंने एंड्स के साथ ज्वाइन कर लिया। ये वायर को एंड्स के साथ ज्वाइन कर लिया, ठीक है। एंड्स के साथ ज्वाइन किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ये आधा एंगल 30 डिग्री दोनों तरफ बन रहा है, तो ये 30 डिग्री दोनों तरफ आ गया। ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब जो मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, वही था ना, उसमें वो आर चाहिए अपने को। और ये आर क्या था, आर वॉज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। तो यार यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए वायर से, वो आर में रख सकते हैं अपन, तो ये आर निकालना पड़ेगा। और ये साइड लेंथ ए का ट्राइंगल है, तो ये आधी साइड हो गई a/2, तो यहां ये a/2 आ गया। ये क्या दिख रहा है भाई, ये a/2 आ गया, ठीक है। यहां 30 डिग्री है, सामने आर है, तो इस छोटे ट्रायंगल में, इस छोटे से ट्रायंगल में आप देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर अपॉन a/2, वो सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan 30 बन रहा है, तो यहां से आर की वैल्यू आ रही है tan 30 1/√3, a/2 ऊपर गया तो a/2√3, ये आर क्रैक हो गया अपना, है ना। मुझे पॉइंट का वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, फॉर्मूले में आर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगा, ऐसे रैंडमली कोई भी डिस्टेंस उठा के मत रख देना। ये आर डिस्टेंस आया, आर की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से निकाल ली, आर अपॉन a/2 बराबर tan 30, ये आर आ गया। अब इस एक तार की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन वायर, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तो आर की जगह आ रहा है a/2√3, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। अल्फा और बीटा दोनों कितना दिख रहा है, तो 30 डिग्री एंगल दिख रहा है दोनों तरफ, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, है ना। ये 30 डिग्री दोनों तरफ आ रहा है। इसको फर्दर रिजॉल्व करें दोस्तों, तो इसमें 2 तो एडजस्ट हो गया, √3 ऊपर गया, तो ये हो गया √3 म्यू नॉट आई, ठीक है। ये 2 कैंसिल होके दिस इज 2 पाई ए, और ये बन रहा है 2 टाइम्स कॉस 30,
तो 2 टाइम्स cos 30 आपका √3/2, ठीक है ना। ये 2 टाइम्स cos 30 है, तो ये 2 टाइम्स cos 30 में cos 30 √3/2 हो गया, 2 आपस में एडजस्ट हो गए। तो यहां से ये वैल्यू जो आ रही है √3 एंड √3 इज 3, तो 3 μ0I अपॉन 2πa ये बचा है। So this is the magnetic field created by one wire। ये एक तार का क्रिएट किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, और एक तार अगर इतना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो ये तीनों मिलकर कितने बनाएंगे, तो भाई इंटू 3 करके निकाल लेंगे। तो आपका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज थ्राइस ऑफ दिस वैल्यू। तो थ्राइस ऑफ दिस वैल्यू कर रहे हैं तो ये बन रहा है 9 μ0I अपॉन 2πa। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। डायरेक्शन किस तरफ आई थी, ये पाम रूल से चेक किया था तो इनवर्ड आई थी, और इनवर्ड में मैंने बोला था क्रॉस मार के बताना होता है कि इनवर्ड आएगी। ठीक है, आराम से सॉल्व हो गया। 3 फाइनाइट लेंथ के वायर थे, 3 फाइनाइट लेंथ के वायर थे, उन तीनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहां निकालना था। एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला कैसे, उस पॉइंट को एंड पॉइंट से ज्वाइन किया, दोनों तरफ 30 डिग्री बन रहा है, आर निकाला ट्रिग्नोमेट्री से, फॉर्मूले में पढ़ा, तो μ0I अपॉन 4πr, आर की जगह ये, ठीक है। देन cos अल्फा प्लस cos बीटा, ये बन गया ट्वाइस ऑफ cos 30, cos 30 इज √3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, √3 एंड √3 3 बन गए, ये 2πa बच गया, और नेट मैग्नेटिक फील्ड इस एक का 3 टाइम्स किया। और सिंस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड था गाइस, तीनों की फील्ड इनवर्ड थी इसलिए आराम से ऐड कर लिया। किसी की आउटवर्ड होती तो माइनस करना पड़ता, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर्स के हिसाब से ही चलेगा, बट तीनों की इनवर्ड थी तो 3 से मल्टीप्लाई करके बेसिकली ऐड करके ये नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाली हुई है। ठीक है, इजी सवाल है बट बेसिक इंट्रोडक्शन के हिसाब से सीखने के लिए बढ़िया है, राइट। देन गाइस नेक्स्ट सिचुएशन देखें, तो नेक्स्ट सिचुएशन में मान लो ऐसा कोई कंडीशन अपन लें, तो मान लीजिए यहां पे मैंने एक वायर कंसिडर किया, एक इनफाइनाइट वायर मैंने कंसिडर किया, ठीक है। इस इनफाइनाइट वायर में मान लो 4 एम्पियर करंट चल रहा है, और इसके पास में इधर एक और इनफाइनाइट वायर यहां इसके पैरेलल ये रखा हुआ है, ये भी इनफाइनाइट वायर ले लिया, और इसमें लेट्स से आपका नीचे की तरफ करंट चल रहा है 5 एम्पियर, ठीक है। और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो हमें निकालनी है इसके सेंटर में, इसके सेंटर में मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो यहां से ये d डिस्टेंस है, यहां से ये d डिस्टेंस है, एंड इफ दिस d इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर्स, देन फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ये मेरा पॉइंट P है, यहां मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, D गिवन है, दोनों वायर्स में करंट्स दे रखे हैं, और पॉइंट P पे मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब सिंपल सा पॉइंट है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए जब 2 अलग अलग वायर्स अपनी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, तो आपको बस ये चीज नोटिस करनी है कि यार फर्स्ट वाला वायर, मान लो लेफ्ट वाला वायर, ये मेरा फर्स्ट वाला वायर है, तो ये वहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो μ0I अपॉन, अब ये इनफाइनाइट वायर हो गया है ना, और इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला सिखाया था आपको, ये इट्स μ0I बाय 2πr। इनफाइनाइट वायर में μ0I बाय 2πr है, वो अल्फा बीटा नहीं चाहिए अब, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0I अपॉन 2πr अपॉन 2πd, वैल्यूज रख लेंगे बाद में। तो μ0I अपॉन 2πd, करंट इसमें 4 एम्पियर है और डिस्टेंस d है। अब जब भी 2 या 2 से ज्यादा तार की मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो ना, तो डायरेक्शन साथ में जरूर कंसीडर करना कि भाई टोटल फील्ड निकालने के लिए इन दोनों की फील्ड्स को ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना है, वेक्टर्स का ध्यान तो रखोगे ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बनाएगा दोस्तों, पाम रूल से खुद से चेक करना, पाम रूल से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इनवर्ड्स, तो ये करंट के अलॉन्ग थंब रखा, पॉइंट की तरफ फिंगर्स खोले, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इनवर्ड्स, हथेली अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दी भाई इनवर्ड्स आ रही है ना। ऐसे ही सेकंड वाले की मैग्नेटिक फील्ड चेक करते हैं, तो फॉर्मूले के हिसाब से μ0I, I इज 5 एम्पियर अपॉन 2πd, d हमने सेम दे रखा है, डायरेक्शन चेक करो, पाम रूल अप्लाई करो, करंट जा रहा है नीचे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उधर, ये आ गया प्लेसमेंट, वेरीफाई करना, पॉज करके चेक करना, ये करंट नीचे की तरफ है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे है, मैग्नेटिक फील्ड दोबारा इनवर्ड्स ही आ रही है। करंट ऑपोजिट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट आ जाएगी, ये विचार नहीं करना है, आप ऐसे चेक करो, देखो करंट नीचे की तरफ है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रही है, तो ये मेरा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दोबारा आया। अब सिंस दोनों
सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं तो हम टोटल फील्ड निकालने के लिए ऐड कर सकते हैं गाइस। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बनी होती तो हम सब्ट्रैक्ट करके टोटल फील्ड निकालते हैं, वेक्टर एडिशन है ना। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट एडिशन से आएगी। कभी अगर 90 डिग्री के वेक्टर्स हुए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट जो वेक्टर रिजल्टेंट होता था परपेंडिकुलर का वो अप्लाई करते, डिपेंडिंग ऑन जो भी सिचुएशन है। तो यहां पे आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दोनों के वेक्टर एडिशन से, सिंस दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड करके मिल जाएगा। अब दोनों को ऐड कर रहा हूं तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी तो कॉमन आ रहा है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी तो कॉमन हो गया और वो 4 + 5 मेरा 9 का फैक्टर क्रिएट हो रहा है। अब अपन वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं। तो आपका b का वैल्यू जो है, मैंने म्यू नॉट बताया था आपको, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू शुरुआत में बताई थी 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू, तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट का वैल्यू 9 अपॉन 2 पाई तो है ही, है ना। और d जो लिखा हुआ है, d हमें दिया था 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। ठीक है, इसको अपन आगे बढ़ाएं तो इसमें ये पाई कैंसिल हो गया, 2 बचा और ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल मेरे पास आ रहा है 9 इंटू ये 10⁻² ऊपर गया तो 10⁻5 बच रहा है, तो 10⁻5 टेस्ला। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। और ये इनवर्ड आया था तो क्रॉस बना के डायरेक्शन दिखा रहे हैं। दोबारा देखिए, इस वायर के कारण वहां मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी इनवर्ड्स, इस वाले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इनवर्ड्स। दोनों इनफाइनाइट वायर थे तो फॉर्मूला लगाया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। करंट वैल्यूज दोनों की गिवन है, डिस्टेंस बता रखे हैं। सिंस दोनों सेम डायरेक्शन की फील्ड हैं तो दोनों को ऐड किया और ऐड करके म्यू नॉट 9 अपॉन 2 पाई डी बचा। म्यू नॉट को लिखा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। 9 हमारा एज इट इज, 2 पाई डी में कैंसिल हुए और अल्टीमेटली एडजस्टमेंट के बाद इट्स 9 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना, बट इस तरह से अपना रिजल्ट बन रहा है। ठीक है, तो इस वे में एक स्ट्रेट वायर, एक इनफाइनाइट वायर या फाइनाइट लेंथ वायर या सेमी इनफाइनाइट वायर, इस तरह के वायर्स को हैंडल करने के ये अपने मेथडोलॉजीज होते हैं। तो आई होप बात यहां तक समझ में आ रही है ना। नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है। जो सवाल मैं करा रहा हूं लेक्चर को पॉज करके आराम से खुद से सॉल्व करो और फिर मेरे आंसर से वेरीफाई करो। ठीक है, जहां पर भी डाउट आते हैं हर लेक्चर में आप कमेंट्स में अपने डाउट्स वगैरह भी पोस्ट कर सकते हैं, मैं वहीं पे आपके डाउट्स आंसर कर दूंगा। तो कमेंट्स में आप अपने डाउट्स पोस्ट करो। लेक्चर फिनिश जो भी मैं करूंगा उसके बाद पीडीएफ आपकी अवेलेबल रहेगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हैं। और एक प्रैक्टिस शीट हर लेक्चर के बाद में सपोर्टिंग प्रैक्टिस शीट डालूंगा जिसके थ्रू आप उस दिन के पढ़ाए हुए कंटेंट को प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सो गाइज, कीप फॉलोइंग द कंप्लीट सीरीज। ये इसमें नेक्स्ट लेक्चर जो अपना रहेगा उसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर लूप। एक तो ये वायर से रिलेटेड और सवाल करेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग लूप कैसे निकालना होता है उस पॉइंट से अपनी शुरुआत होगी। यहां तक का पोर्शन एक बार रिव्यू करके रखें, यहां तक का पोर्शन एक बार रिवाइज करके रखना है, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसी जगह से अपन रिज्यूम करेंगे, यहीं से अपना आगे का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक आराम से अपनी पढ़ाई कीजिए और अपने एग्जामिनेशन की तरफ कॉन्फिडेंटली बढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वापस से। थैंक यू।